आज की वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्लगइन सो इट कैन ईजिली बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इंटरनेशनलाइजेशन क्या है कि आपने अपने प्लगइन को इस तरह से डेवलप करना है कि इस प्लगइन को किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। इंटरनेशनलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्डप्रेस हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिन फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम अपने प्लगइन को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। मींस के उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको फिर लेटर ऑन किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन को आप I18N भी कहते हैं। I18N क्यों कहते हैं कि अगर आप नोट करें, I इसका फर्स्ट वर्ड है इंटरनेशनलाइजेशन का, N इसका लास्ट वर्ड है और इसके दरमियान में 18 कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, लेटर्स आते हैं इसके सेंटर में या इसके दरमियान में 18 लेटर्स आते हैं। तो इस वजह से इसको I18N इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनलाइजेशन का, और इंटरनेशनलाइजेशन को इस वजह से हम I18N भी बोलते हैं। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? वर्डप्रेस इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द मेन लैंग्वेज। तो आसान अल्फाज में ये है कि जो वर्डप्रेस है ये CMS है, ये सारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। किसी भी कंट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है ये उसकी मेन लैंग्वेज नहीं होती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एज अ वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वर्डप्रेस प्लगइन को इस तरह से कोड करें, या उसकी फंक्शनैलिटी को या उसकी स्ट्रिंग्स को, टेक्स्ट को इस तरह से कोड करें या इम्प्लीमेंट करें कि उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। ठीक है, और जब इस प्लगइन को किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस प्लगइन को डेवलप किया और इस प्लगइन को फिर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं या पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर जब आप ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये लोकलाइज हो चुका है। इस वर्डप्रेस प्लगइन को हमने ट्रांसलेट कर लिया है उर्दू ज़ुबान के अंदर या पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर, तो ये लोकलाइज हो चुका है। इसी तरह आप किसी और कंट्री की ट्रांसलेशन के हिसाब से अपने वर्डप्रेस प्लगइन को लोकलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन को इस हिसाब से कोड करते हैं कि उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। और जब हम उस प्लगइन को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहते हैं लोकलाइजेशन। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। व्हाट इज लोकलाइजेशन? लोकलाइजेशन डिस्क्राइब्स द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन इंटरनेशनलाइज्ड प्लगइन। जब आपने अपने प्लगइन को इस तरह से कोड किया कि वो इंटरनेशनलाइज्ड है, मींस कि उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाए। आपका प्लगइन जो है उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर अब ट्रांसलेट किया जा सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली कोड किया हुआ है। इंटरनेशनलाइजेशन के जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए। ठीक है, तो फिर जब आप उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन इज ऑफन एब्रीविएटेड एज L10N। ठीक है, तो ये भी उसी तरह इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। आप देखें इसके स्टार्ट में L है, इसका फर्स्ट लेटर जो है, और इसका जो लास्ट लेटर है वो N है, और इनके दरमियान में जो लेटर्स हैं उनकी तादाद 10 है। तो इस वजह से इसका जो शॉर्टर वर्जन है या इसका जो शॉर्ट नेम है वो L10N है। ठीक है, तो अब अगर आपने अपने प्लगइन को इंटरनेशनलाइज कर लिया है, तो अब जब आपने इस प्लगइन को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है, जिसको हम लोकलाइजेशन कहते हैं, तो लोकलाइजेशन के लिए आपको कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करनी होती हैं। तो यहाँ पे उसने उन फाइल्स को डिस्कस किया है। तो 3 तरह की फाइल्स हैं हमारे पास जो कि हमें क्रिएट करनी होती हैं ताकि हम किसी भी प्लगइन को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकें। तो सबसे पहले जो फाइल है वो है पोर्ट फाइल, विच इज़
पोर्टेबल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट फाइल्स, ठीक है। दिस फाइल कंटेन्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स इन इंग्लिश इन योर प्लगइन। तो इस फाइल के अंदर आपकी वो सारी स्ट्रिंग्स होती हैं जो आप अपने प्लगइन के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी अपने प्लगइन के अंदर जाएं तो ये जो पेज है आपका, ये आपके प्लगइन का पेज है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज नहीं है। अब इस पेज के ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने, ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसी तरह ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसी तरह ये बटन का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ऐसे ही एज इट इज आपकी जो जो पोर्ट फाइल है उसके अंदर एज इट इज इसको ऐड किया जाता है। तो ये तो एक फाइल होती है, इसको पोर्ट फाइल कहते हैं, ठीक है। फिर इस पोर्ट फाइल से ये फाइल बनाई जाती है पीओ फाइल, इसको हम कहते हैं पोर्टेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स। एवरी ट्रांसलेटर will take the port file and translate the message string sections into their own language। तो अब जाहिर है कि आप तो प्लगइन डेवलपर हैं, आप किसी प्लगइन को किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते, या अगर कर भी सकते होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते होंगे, ठीक है। तो अब आपकी एज अ प्लगइन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने पोर्ट फाइल्स जो हैं वो जनरेट करनी है, और फर्स्ट उससे पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने प्लगइन को इस तरह से कोड करना है कि वो इंटरनेशनलाइज्ड हो, मीन्स के उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता हो, ठीक है। तो फिर उससे ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर जो है वो आपकी पोर्ट फाइल्स को लेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल फाइल्स, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स होंगी या ओरिजिनल टेक्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो ट्रांसलेटर, जो भी ट्रांसलेटर जिस लैंग्वेज के अंदर आपके प्लगइन को ट्रांसलेट करना चाहता है, वो आपकी पोर्ट फाइल्स को लेगा और उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनको वो अपनी उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसको उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहता है तो वो हर एक स्ट्रिंग को लेगा जो आपने पोर्ट फाइल के अंदर ऐड की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पोर्ट फाइल के अंदर ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, ओरिजिनल स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को या इस टेक्स्ट को उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। और जब वो हर स्ट्रिंग को जो आपकी पोर्ट फाइल के अंदर अवेलेबल है उसको जब वो उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो ट्रांसलेटेड फाइल होगी, उसको हम पीओ फाइल कहते हैं या पोर्टेबल ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स हैं उनको हम पोर्ट फाइल कहते हैं, और पोर्ट फाइल से जब हम ट्रांसलेट करते हैं उस फाइल को किसी लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम पो फाइल या पीओ फाइल या पोर्टेबल ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो ये जो आपकी पो फाइल होती है या पोर्टेबल ऑब्जेक्ट फाइल होती है, इसके अंदर आपकी उन स्ट्रिंग्स की ट्रांसलेशंस होती हैं और कुछ स्पेसिफिक हेडर्स की इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि वो जो आपकी पो फाइल होती है, पोर्टेबल ऑब्जेक्ट फाइल, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन ऑब्जेक्ट के अंदर या एमओ फाइल के अंदर, ठीक है। फ्रॉम एवरी ट्रांसलेटेड पो फाइल ए एमओ फाइल इज बिल्ट। तो सिंपल अल्फाज में ये है कि जब आपने एक पोर्ट फाइल सबसे पहले क्रिएट की जिसके अंदर आपकी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स थी जो कि आपके प्लगइन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, फिर उस पोर्ट फाइल से आपकी पो फाइल जनरेट की जाती है जो कि ट्रांसलेटर आपकी जनरेट करता है, जिसके अंदर वो आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं, जितनी भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। तो पो फाइल जनरेट हो गई। फिर उस पो फाइल से आगे फर्दर मशीन ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट की जाती है। मशीन ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आपकी जो ट्रांसलेटेड फाइल होती है उसको बाइनरी फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो फाइल ऐसी होती है जिसको मशीन रीड कर सकती है, ठीक है। और फिर जो आपके मशीन रीडेबल फाइल होती है जिसको हम एमओ फाइल कहते हैं, ये वो आपकी एक्चुअल फाइल होती है जो कि लेटर ऑन फिर जब आप अपने वर्डप्रेस के अंदर जब अपने सिस्टम का या अपने सीएमएस की जब लैंग्वेज चेंज करते हैं तो इस मशीन ऑब्जेक्ट फाइल से वो आपकी ट्रांसलेशंस को रीड करता है और आपके प्लगइन को फिर वो फर्दर ट्रांसलेट कर देता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। तो ये 3 तरह की फाइल्स हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरह से अपने प्लगइन को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि हमने पोर्ट फाइल जो है वो जनरेट करनी है। पोर्ट फाइल के अंदर आपकी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स होती हैं जो आपका प्लगइन इस्तेमाल कर रहा है।
फिर आप क्या करते हैं, उस पोर्ट फाइल को आप ट्रांसलेटर को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो ट्रांसलेटर जो है वो इस फाइल को देखे, उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दे। तो अब एज अ प्लगइन डेवलपर आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने ये पोर्ट फाइल जनरेट करनी है। तो पोर्ट फाइल आप किस तरह से जनरेट करते हैं उसके मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे मैंशनड हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप WPCLI ये आप इंस्टॉल कर लें। ये कमांड लाइन इंटरफेस है WP-CLI, जिसके ज़रिए आप ये वाली कमांड रन करके तो अपने पोर्ट फाइल जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको CLI के अंदर इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। एक और इससे ईजियर वर्जन ये है कि एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास पोएडिट के नाम से, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लें और इसके ज़रिए आप पोर्ट फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको बता रहा है, क्रिएट न्यू ट्रांसलेशन फ्रॉम पोर्ट टेम्पलेट, या आप इसको अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइल क्रिएट की हुई है तो आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। ट्रांसलेट वर्डप्रेस थीम और प्लग इन, एडिट वर्डप्रेस ट्रांसलेशंस ओवर FTP और लोकली। तो इसके कुछ फीचर्स जो हैं ये फ्री में हैं और कुछ फीचर्स जो हैं ये इसके प्रो वर्जन के अंदर होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को। तो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पे इसने एक और इसका तरीका बताया कि आप एक ब्लैंक पोर्ट फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लें। तो हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। तो ये वो लिंक था जो हमने ओपन किया, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जिप फाइल के अंदर, या अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप इसको ओपन कर लें और इस फाइल का जितना भी कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। और अब हम अपने कोड के अंदर आएंगे और कोड के अंदर अगर आपको याद हो तो स्टार्ट के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो ये हमने लैंग्वेजेस का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर हम वो फाइल ऐड कर देते हैं। इसका हम नेम देते हैं ब्लैंक डैश प्लगइन डॉट पोर्ट। तो ये हमने एक डॉट पोर्ट फाइल जो है ये क्रिएट कर ली है। अब इसके अंदर हम वो सारा कोड ऐड कर देंगे जो हमने वहां से कॉपी किया था। तो इसके अगर आप नेम्स को चेंज करना चाहें अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि इस फाइल को आपने कब क्रिएट किया, इसकी डेट आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और जो हेडिंग्स हेडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप ऐड करना चाहें यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको हम सेव कर देते हैं Ctrl+S। फिर अब अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ तो नेक्स्ट इसने कहा है इफ़ यू डोंट हैव द प्रो वर्जन यू कैन इजीली गेट द ब्लैंक पोर्ट, जो हमने गेट कर लिया है, एंड यूज दैट एज द बेस ऑफ योर पोर्ट फाइल। ये हमने एज अ बेस यूज कर लिया है। वंस यू हैव प्लेस द ब्लैंक पोर्ट इन द लैंग्वेजेस फोल्डर यू कैन क्लिक अपडेट इन पोएडिट टू अपडेट द पोर्ट फाइल विद योर स्ट्रिंग्स। तो अब हमने इसको अपनी लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर भी ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आप पोएडिट के अंदर जाएंगे और इस फाइल को अपडेट करेंगे। तो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर जाएंगे ब्राउज फाइल्स, और ब्राउज फाइल्स के अंदर फिर अब हम जाएंगे अपने उस प्लगइन की रिपोजिटरी के अंदर WAMP64 www माई वेबसाइट wp-content plugins माई प्लगइन, और फिर इसके बाद लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर जाएंगे और ब्लैंक डैश प्लगइन डॉट पोर्ट फाइल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन। तो ये आपको स्क्रीन शो होगी। फिर इसके बाद अभी इसके अंदर कोई ट्रांसलेशंस अवेलेबल नहीं है। फिर अगर आप इसके अंदर जो आपके प्लगइन के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको अगर आप गेट करना चाहते हैं इस फाइल के अंदर तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे अपडेट फ्रॉम कोड।
तो अब ये देखें, इसने वो सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो गेट कर ली हैं जो आपका प्लगइन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जो भी आपके प्लगइन के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी इसने ऑटोमेटिकली गेट कर ली हैं। तो इस तरह से आप अपनी पोर्ट फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, सेव फाइल। तो अब ये हमारी फाइल जो है ये सेव हो चुकी है। तो अब अगर आप अपनी इस पोर्ट फाइल को अपने कोड एडिटर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको वो सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही होंगी जो कि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर नज़र आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पोर्ट फाइल से हम डॉट पो फाइल जनरेट करेंगे जिसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। तो इसको हम करते हैं, इस सारे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और फिर इसी लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम नेम देते हैं उर्दू। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपने इसको ट्रांसलेट करना है आप उसके हिसाब से इसको नेम दे सकते हैं, urdu.po। ठीक है, तो इसके अंदर आप वो सारा कोड प्लेस कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर आपने हर स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करना है। तो अब देखें ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये इसने मेंशन किया हुआ है कि ये किस फाइल के अंदर किस लाइन पे अवेलेबल है, और आपने इसको क्या करना है कि इसको उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसका यूज़र को आप उर्दू के अंदर जो भी कहेंगे वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। इसी तरह ये जो लिखा हुआ यूज़र बर्थडे इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, इसके अंदर इसके उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है स्ट्रिंग का वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह ये जो स्ट्रिंग है इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह आप सारी स्ट्रिंग्स को इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये फाइल जो है ये पो फाइल ये प्रिपेयर हो जाएगी। एक चीज़ आप और नोट करें कि यहाँ पे आपकी वो सारी स्ट्रिंग्स अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुई जो कि आपके प्लगइन यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपका ये जो डैशबोर्ड है, तो ये जो डैशबोर्ड वाली जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आपका कोड है, कोड के अंदर अगर आप इस स्ट्रिंग को देखें तो इस स्ट्रिंग को आपने डायरेक्टली प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जबकि अगर आप इसको ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको इसको प्रॉपर जो ट्रांसलेशन के फंक्शंस हैं उनमें से इसको पास करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्ट्रिंग को देखें जो कि प्रॉपरली ट्रांसलेट हुई है तो उसके अगर आप कोड को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसको आपने किस तरह से ऐड किया था। तो लेट्स से कि आप ये यूज़र बर्थडे है, इसका अगर आप कोड देखें admin-core.php 270 लाइन पे, तो इस फाइल के अंदर अगर हम जाएं admin-core 270 लाइन पे, तो 270 ये देखें आप, तो आप देखें इसको इस स्ट्रिंग को आपने डायरेक्टली प्लेस नहीं किया बल्कि इसको आपने इस फंक्शन के जरिए पास किया अंडरस्कोर के। इसी तरह ये जो स्ट्रिंग है यूजर की, इसको भी आपने अंडरस्कोर की स्ट्रिंग से पास किया है। तो जितने भी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं उसको आप इस फंक्शन के जरिए पास करवाते हैं अंडरस्कोर के। इसके अंदर आप फर्स्ट पैरामीटर आप वो स्ट्रिंग बताते हैं जो आपने ट्रांसलेट करनी होती है, और फिर आपकी वो टेक्स्ट डोमेन आती है जो कि सारी स्ट्रिंग्स के साथ आप ऐड करते हैं। तो जिन जिन भी स्ट्रिंग्स को आप इस तरह से पास करवाएंगे तो वो आपकी स्ट्रिंग्स जो है वो फर्दर ट्रांसलेटेबल होगी। तो अगर हम इस कोड को कॉपी कर लें और अपने डैशबोर्ड पेज पे भी उन स्ट्रिंग्स को अगर हम चेंज करें इस हिसाब से, तो इस पेज में हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम PHP का ब्लॉक ऐड करेंगे और फिर ये फंक्शन हमारा आ जाएगा और इस स्ट्रिंग को प्रॉपरली हम इनक्लोज करेंगे। इसका सेकंड पैरामीटर जो है वो हमारा टेक्स्ट डोमेन आ जाएगी, माई डैश प्लगइन ब्रैकेट सेमीकोलन PHP को हम क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह फिर इसी तरह फिर हम बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं इस पेज पे उसको भी हम इनक्लोज कर देते हैं। और इसको हम क्लोज भी कर देंगे। फिर इसी तरह जो एक और हमारी जो स्ट्रिंग है गेट टोटल बुक्स की, इसको भी हम ट्रांसलेटेबल बना लेते हैं। तो अब देखें ये जो तीन स्ट्रिंग्स हैं ये भी हमने
प्रॉपर अपने जो ट्रांसलेशन के जो फंक्शंस हैं उनके ज़रिए पास करवा दिए हैं। तो अब अगर हम दोबारा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आएँ और इसको अगर हम अपडेट करें, अपडेट फ्रॉम कोड, तो अब आप देखें हमारी ये जो स्ट्रिंग्स हैं डैशबोर्ड वाली, ये भी इसके अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। और फिर हम इस फाइल को सेव कर देंगे और अब हमारी ये जो फाइल है ये भी अपडेट हो चुकी होगी। तो इसके अंदर अब अगर आप देखें तो ये हमारी डैशबोर्ड की जो स्ट्रिंग्स हैं ये भी अब इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं। तो अब हम इसको कंट्रोल सी सारे कोड को सिलेक्ट करेंगे और इस फाइल को भी उसी तरह अपडेट कर देंगे। तो अब इस फाइल के अंदर हमारी वो डैशबोर्ड वाली स्ट्रिंग्स भी आ चुकी हैं जो अभी हमने उसके अंदर ऐड की हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक दो स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है डैशबोर्ड का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं उर्दू के अंदर। तो एग्जांपल के लिए हम गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप सर्च करें गूगल ट्रांसलेट और फिर यहाँ पे आप बताते हैं कि आप टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। इसको अगर आप डिटेक्ट लैंग्वेज कर लेंगे तो ये हमने टेक्स्ट लिख दिया और इसको आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर। यहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इसने हमें ट्रांसलेट कर दिया है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गई। फिर इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और उसी तरह यहाँ पे आप पेस्ट करें। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो ट्रांसलेट हो रही है हम एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले रहे हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और इसकी जो ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कंट्रोल एस। तो अब आप देखें हमने इसकी जो पो फाइल है उसकी कुछ स्ट्रिंग्स को एग्जाम्पल के तौर पे इसको ट्रांसलेट किया। आप सारी स्ट्रिंग्स को इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर ये अब हमारी पो फाइल जो है ये प्रिपेयर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ तो अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने इससे एमओ फाइल जो है वो जनरेट करनी है। तो पोर्ट फाइल भी हमने बना ली, उससे फिर हमने पो फाइल बना ली। अब पो फाइल से हमने एमओ फाइल जनरेट करनी है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि सेव द ट्रांसलेटेड फाइल एज माई डैश प्लगइन डैश लोकल डॉट एमओ। ठीक है, तो जो आपकी पो फाइल है उसको आपने चेंज करना है इस फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले आपका प्लगइन का नेम आएगा जो आपकी स्लग है प्लगइन की, फिर ये लोकल के अंदर क्या आएगा इसको हम लेटर ऑन देखते हैं और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट एम होगी। दी लोकल इज द लैंग्वेज कोड एंड या और कंट्री कोड। फॉर एग्जांपल द लोकल फॉर जर्मन इज DE_DE। तो आपकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपने उसको चेंज करना है। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का कोड आएगा, ये लैंग्वेज कोड है और ये आपका कंट्री कोड है। तो हम इससे वो फाइल जनरेट करते हैं। तो इसी फाइल को अगर हम कॉपी कर लें, ये जो उर्दू डॉट पो फाइल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इसी लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम रीनेम कर लेंगे जो हमने कॉपी की है फाइल। तो अब इसको हम नेम देंगे, सबसे पहले आएगा लैंग्वेज कोड। तो लैंग्वेज कोड क्या है, UR, और फिर आएगा हमारा कंट्री कोड विच इज़ PK और डॉट MO। तो ये हमारी मशीन ऑब्जेक्ट फाइल जो है ये हमने ऐड कर दी। और फिर नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ तो अब ये जो फाइल है ये हमने क्रिएट कर ली है और इसके स्टार्ट में हमने माई डैश प्लगइन जो अपने प्लगइन की स्लग है वो भी ऐड करनी है। तो हमारे प्लगइन की स्लग जो है वो माई डैश प्लगइन है, ये आपकी स्लग होती है जो आपके कोर फाइल का नेम होता है माई डैश प्लगइन। तो इसको हम रीनेम करेंगे, रीनेम, और इसके स्टार्ट में हम ऐड कर देंगे माई डैश प्लगइन डैश UR_PKR कंट्रोल S। तो ये हमने अपनी .mo फाइल बना ली और इसी तरह आपने आपकी जो पो फाइल है उसको भी इसी तरह से रीनेम कर लेना है। तो हमारी जो पो फाइल है उसको भी हम इसी तरह से रीनेम कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और ये हमारी पो फाइल है तो इसको हम रीनेम करेंगे।
ये आ गई हमारी पोप फाइल और इसी तरीके से हम अपनी पोर्ट फाइल को भी रीनेम कर लेते हैं ताकि लेटर ऑन फिर आप किसी और लैंग्वेज को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो फिर आप इनको उस हिसाब से मॉडिफाई कर लें इन फाइल्स को। तो ये अब आप देखें हमारी तीनों फाइल्स जो हैं ये हमने लैंग्वेजेस को फोल्डर के अंदर ऐड कर ली हैं। सबसे पहले ये हमारी पोर्ट फाइल है, इस पोर्ट फाइल के अंदर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स हैं और इससे हमने बनाई अपनी पोप फाइल जिसके अंदर हमने इसको ट्रांसलेट किया उर्दू के अंदर, ठीक है। और फिर इससे हमने क्रिएट की अपनी एमओ फाइल जो कि मशीन रीडेबल फाइल है। और फिर अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ तो अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ट्रांसलेट आपने किस तरह से करना है पोप फाइल को। तो पोप फाइल हमने बना ली है, अब वो बता रहा है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इसमें उसने बताया हुआ मैनुअली क्या है, यू कैन यूज ए टेक्स्ट एडिटर टू एंटर द ट्रांसलेशन इन ए टेक्स्ट एडिटर इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे जैसे हमने अपनी फाइल को देखा, पोप फाइल को अगर हम देखें तो ये हमारी पोप फाइल है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग्स शो हो रही हैं जो कि वहाँ पे वो मेंशन कर रहा है। अगर आप मैनुअली इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या कह रहा है, यू एंटर द ट्रांसलेशन बिटवीन द कोटेशन मार्क्स फॉर जर्मन ट्रांसलेशन इट वुड लुक लाइक दिस। तो ये आपकी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो इंग्लिश के अंदर है और फिर इसके अंदर आप वो इसकी ट्रांसलेशन ऐड करते हैं जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसको आप किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने ये स्टेप जो है ये ऑलरेडी कवर कर लिया है, हमने इन कुछ स्ट्रिंग्स को इसमें से ट्रांसलेट किया है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो ये स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसने एक और मेथड बताया, यू कैन आल्सो यूज द पो एडिट व्हेन ट्रांसलेटिंग। तो एक ये तरीका है। तो हम इस स्टेप को बहरहाल कर चुके हैं मैनुअली, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट आप कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने उस ट्रांसलेटेड जो पो फाइल है उससे हमने एमओ फाइल जो है या मशीन रीडेबल जो फाइल है वो जनरेट करनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसके क्या तरीके हैं वो इसने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप कमांड लाइन के ज़रिए मशीन ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एमओ फाइल जनरेट करने के लिए जो कमांड्स हैं वो इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और इसी तरह अगर आप ये कमांड लाइन टूल यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर एक और हमारे पास मेथड है वो एडिट। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके ज़रिए आप ये फाइल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपनी पो फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल ओपन और यहाँ पे ये हमारी पोर्ट फाइल है और ये हमारी पो फाइल है जिसके अंदर हमारी ट्रांसलेशंस हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमें ये बता रहा है लैंग्वेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज़ द सेम एज द सोर्स लैंग्वेज। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टीज़ को। तो ट्रांसलेशन की जो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू को अगर हम सर्च करें तो ये उर्दू पाकिस्तान, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब इसको अगर हम सेव कर दें तो अब आप देखें वो हमारा जो मैसेज है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने यहाँ पे आप देखें हमारी ये लैंग्वेज, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं ये हमने ट्रांसलेट की हुई हैं। इसी तरह अगर आप किसी और टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करना चाहें तो आप इस पे सिलेक्ट करें। तो ये आपका सोर्स टेक्स्ट है और यहाँ पे आप इसकी ट्रांसलेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका ट्रांसलेटेड वर्जन लिख सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको सजेशन भी बताई जाती है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट स्ट्रिंग को ऐड करें, सिलेक्ट करें तो ये आपको गूगल ट्रांसलेटर वर्जन इसका बता रहा है। तो ये आप सजेशन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे अब हमने मशीन ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर कंपाइल टू एमओ फाइल, इस पे हम क्लिक कर देंगे और यहीं पे हम इसको इसी लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर फिलहाल इसको हम सेव कर देते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यस। तो अब अगर हम अपने एडिटर के अंदर आएँ
तो ये हमारी एमओ फाइल जो है ये जनरेट हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, तो यहाँ पे उसने कुछ और टिप्स बताई हैं कि आपने ट्रांसलेशंस को किस तरह से अप्रोच करना है, आपने स्ट्रिंग्स को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, तो इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने एक्चुअली इसको अब टेस्ट करना है कि जो हमने स्ट्रिंग्स जो हैं उनको ट्रांसलेट किया है तो क्या एक्चुअली वो डिस्प्ले भी हो रही हैं उनकी ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग्स या नहीं हो रही। तो इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यूजिंग दी लोकलाइजेशंस। जो हमने लोकलाइजेशन उर्दू के लिए क्रिएट की है, अब हमने उसको टेस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? प्लेस द लोकलाइजेशन फाइल्स इन द लैंग्वेज फोल्डर either in the plugin languages folder or as of WordPress 3.7 in the plugin languages folder normally under the wp-content। ठीक है, तो हमने अपनी जो लोकलाइजेशंस की फाइल्स हैं उनको प्लगइन के लैंग्वेजेस के फोल्डर के अंदर ऐड कर लिया है। दी अगर आप वर्डप्रेस 3.7 से ग्रेटर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपने जो wp-content का फोल्डर है उसके अंदर भी आप एक लैंग्वेजेस का फोल्डर बना के तो उसके अंदर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको फर्दर टेस्ट करें, एक चीज़ जो हमने मिस्टेक की है यहाँ पे, हमने जब इसको ट्रांसलेटेबल किया है तो यहाँ पे हमने चूंकि इसको एको भी करवाना था और ट्रांसलेट भी करवाना था। तो जब आपने ट्रांसलेट भी करना हो किसी स्ट्रिंग को और उसको एको भी करवाना, आउटपुट भी करवाना हो, तो उस केस में हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर के बजाय अंडरस्कोर ई का फंक्शन यूज करते हैं। तो अंडरस्कोर फर्स्ट वाला जो है ये ट्रांसलेट के लिए होता है और अंडरस्कोर ई जो जो नेक्स्ट वाला है ई है ये बताता है कि इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसको एको भी करवाना है। तो इनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, अंडरस्कोर ई और कंट्रोल एस। अब आपने क्या करना है, एक और स्टेप इसके अंदर वो ये करना है कि इस फाइल को आपने कॉपी कर लेना है, एमओ फाइल को, इसको हम कॉपी करेंगे। और फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी वेबसाइट का जो रूट फोल्डर है, इस रूट फोल्डर के अंदर ये जो आपका wp-content का फोल्डर है इसके अंदर लैंग्वेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर आपने जाना है। और फिर इसके अंदर जो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड जो लैंग्वेज की फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, इसको हम कह देंगे प्लगइन्स। और प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर आपने इस फाइल को पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी की है। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और फिर आपने एक और चीज़ ये करनी है कि इसको अब आपने रीनेम करना है। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनके साथ हम कंट्री कोड ऐड नहीं करते बल्कि जस्ट आपका लैंग्वेज का कोड आएगा। तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया। अब हम इसको अपने डैशबोर्ड के अंदर टेस्ट करते हैं। अब हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे और देखेंगे कि जो स्ट्रिंग्स हमने अपने प्लगइन की ट्रांसलेट की है क्या वो ट्रांसलेटेड आपको शो होती हैं या नहीं होती। तो अब अगर हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाएं और सेटिंग्स के अंदर जाएं, और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है साइट लैंग्वेज की। तो यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे उर्दू। और अब अगर हम इसको सेव करें और फिर अगर हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पे जाएं तो अब आप देखें ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं ये हमने ट्रांसलेट की हुई हैं और ये आपको ट्रांसलेटेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग जो है ये हमने अभी अपडेट नहीं की थी। तो अब नेक्स्ट हम इसको भी अपडेट करके देख लेते हैं। तो उसी तरह हम अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे और ये जो हमें सजेस्टेड जो वर्ड नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। और ये हमारी लाइन भी ट्रांसलेट हो चुकी है। और अब इसको अगर हम सेव कर दें और सेव में यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज हमें रिसीव हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके एंड पे डैश नहीं आना चाहिए, तो ये हमने रिमूव कर दिया। तो अब ये वार्निंग मैसेज ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अभी भी इसके अंदर इशू है, द ट्रांसलेशन शुड एंड विद डॉट। तो ये हमने इसके एंड पे डॉट लगाया और फिर अब हमने इसको सेव कर दिया है। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इससे दोबारा से वो इसको कंपाइल करेंगे एमओ फाइल के अंदर। और ये अगेन हमें वार्निंग मैसेज देगा कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। यस, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और फिर अब उसी तरह आपने क्या करना है कि जो अभी आपकी लेटेस्ट एमओ फाइल जो जनरेट हुई है ये वाली, इसको आपने उसी तरह कॉपी कर लेना है, कॉपी। और इसको हम प्लगइन्स के फाइल के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास फाइल है इसको हम डिलीट कर देंगे।
और इसके अंदर हम जो लेटेस्ट हमारी एमओ फाइल है वो हम प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। और अब अगर हम अपने और इसका जो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि इसके जो लास्ट पे जो कंट्री कोड आ रहा है वो आपने रिमूव करना है। एंटर। तो अब अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो अब आप देखें ये स्ट्रिंग भी हमारी ट्रांसलेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन को किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं या दूसरे अल्फाज में उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं।